वंदे मातरम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो एमए हिंदी से साहित्य से एमए कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए वीडियो है। ये आपको मैं बता दूं कि बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय ने 2022-23 सेशन से अपने पाठ्यक्रम को चेंज कर दिया है। तो क्या क्या बदलाव हुए हैं इसमें, आपको कौन सी रचनाएं हटाई गई हैं, कौन सी रचनाएं आपको पढ़ना है, क्वेश्चंस के किस हिसाब से आएंगे, क्योंकि रचनाएं बदली हैं, रचनाकार बदले हैं तो प्रश्न भी बदल जाएंगे। तो याद रखिएगा, आपके पास अगर पुराना सिलेबस हो और मेरे चैनल पर पुराना सिलेबस का अगर वीडियो है फोर्थ सेम का तो उसको इग्नोर करिएगा, उसे भी मैं इस वीडियो के बाद हटा दूंगा। इसलिए आप नया सिलेबस देखिए। तो ये बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय का आपको मार्किंग स्कीम पता है पहले से। मार्किंग स्कीम वही है जो आपके थर्ड सेमेस्टर में थी। आपको इसमें क्या एक विशेष कवि लेना पड़ता है फोर्थ सेमेस्टर में, जो कोई भी हो सकता है। सामान्यतः सूरदास, तुलसीदास ये लिए जाते हैं, पर विद्यार्थी अपनी मर्जी से ले सकता है या जो उसके कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है वही होता है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें आपको एक इंटर्नशिप भी होता है जो 100 नंबर का होता है। तो अभी तक आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड में चार चार पेपर दिए, हर पेपर 100 नंबर का होता है। तो इस प्रकार 400 नंबर एक सेमेस्टर में होते हैं। लेकिन फोर्थ सेमेस्टर में आपके 4 सब्जेक्ट के 400 और इंटर्नशिप के 100 मार्क्स होते हैं। इस तरह कुल 500 नंबर का आपका टोटल होता है। तो आपको 3 साल के चार चार करके 1200 और 12 5 1700, तो टोटल क्या होता है 1700 में से आपको टोटल एग्रीगेट बनता है जो एमए का आपका परसेंटेज बनेगा, 1700 में से बनेगा। तो इंटर्नशिप भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या जल्दी जल्दी देखते हैं बदलाव क्या क्या हुए। पैटर्न वही है। 85 जो एमए हिंदी साहित्य से रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 85 मार्क्स का, यानी 85 नंबर का क्या होगा, थ्योरी होगा, और 15 नंबर का उसका सीसी होता है। और ये जो चीज़ है वो आपको प्राइवेट स्टूडेंट के लिए 100 का सीधा थ्योरी एग्जाम होता है, उनका इंटरनल नहीं होता है। एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, यहाँ पर ये मार्किंग स्कीम देखना पड़ेगी। यहाँ पर आपको 36 नंबर लाना अनिवार्य होता है। इसका मतलब है कि अगर आपका 100 नंबर का पेपर होता है, 85 नंबर का रेगुलर का पेपर होता है, तो उसको 31 नंबर लाना अनिवार्य है। और जो आपका सीसीई होता है उसमें 15 में से 5 नंबर आपको मिलना जरूरी है, अदरवाइज इससे कम होने पर फेल माने जाते हैं। यानी 31 से 38 नंबर में विद्यार्थी फेल होगा और इधर 5 से कम अंक आने पर फेल माना जाएगा इंटरनल में। इतना हो गया। ये आपके पेपर वही हैं, आधुनिक हिंदी काव्य और उसका इतिहास, भाषा विज्ञान एवं हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य का इतिहास, और चौथा इनमें से कोई भी एक ऑप्शनल। तो मैं इसमें सूरदास की सिलेबस की चर्चा करूंगा। इसके बाद अगर आप कमेंट करेंगे तो उसके बाद मैं विशेष कवि पर भी वीडियो बनाऊंगा। देखते हैं। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय प्रथा आपका जो चतुर्थ सेमेस्टर का पहला पेपर है उसका नाम है आधुनिक हिंदी काव्य और उसका इतिहास। इसमें क्या बदला है, इकाई एक में आपको सुमित्रा नंदन पंत की 2 कविताएं हैं, परिवर्तन और नौका विहार, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक लंबी कविता राम की शक्ति पूजा, और एक प्रगतिवादी रचना कुकुरमुत्ता है। तीसरे में आपका अज्ञे को पढ़ना है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे के नदी के द्वीप और असाध्य वीणा है, दोनों बहुत अच्छी कविताएं हैं। मुक्ति बोध को आपको अंधेरे में और भूल गलती पढ़ना है। देखिए भूल गलती पहले नहीं था, अब फोर्थ सेमेस्टर में आ गया है। और इससे इन जो ऊपर आपको कविताएं दी हुई हैं रचनाकारों की, इनमें से आपको पद्यांश दिए जाएंगे जिनकी आपको व्याख्या करना है। अब दूसरी इकाई में आधुनिक हिंदी काव्य छायावाद तक की प्रवृत्तियां, इतिहास और प्रमुख कवि। इसका अर्थ क्या है, छायावाद तक से आशा है कि हमारा जो आधुनिक हिंदी काव्य है वो भारतेंदु युग से शुरू होता है, फिर द्विवेदी युग आता है, उसके बाद छायावादी युग। तो यहाँ पर आपको छायावादी युग तक दूसरी यूनिट में पढ़ना है, उसका इतिहास, उसके प्रमुख कवि। उसके बाद छायावादोत्तर काल आता है, यानी छायावाद के बाद आता है प्रयोग प्रगतिवाद, प्रगतिवाद के बाद आता है प्रयोगवाद और नई कविताएं। तो इससे संबंधित तीसरी इकाई में आप पढ़ेंगे इधर। इसके बाद निर्धारित कवियों उनकी उनके काव्य पर समीक्षात्मक प्रश्न। जो ये कवि हैं अज्ञे, मुक्तिबोध, निराला और सुमित्रा नंदन पंत, इन चारों पर ही आपको प्रश्न आएंगे आलोचनात्मक। और 5वीं इकाई में इनसे रिलेटेड आएंगे द्रुत पाठ। द्रुत पाठ में आपको इनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर आपको अध्ययन करना है। इनमें रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन, भवानी प्रसाद मिश्र, नरेश मेहता, है ना, ये इनसे लघुत्तरीय प्रश्न बनेंगे। टिप्पणी लिखने के लिए आखिरी में आती है। ये आपका परीक्षा पैटर्न रहेगा, है ना। 10 आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे एक एक नंबर के, और ये प्राइवेट स्टूडेंट के लिए यही 2-2 नंबर के हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ 10 नंबर का डिफरेंस हो जाता है। रेगुलर स्टूडेंट के लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न 1 नंबर का होगा, और वहीं पर जो प्राइवेट स्टूडेंट होगा उसके लिए 2 नंबर का होगा। तो इसलिए प्राइवेट स्टूडेंट भी इस बार क्या कहें, अपनी मार्किंग अच्छी ला सकते हैं, क्योंकि रेगुलर स्टूडेंट जो होते हैं उनको सीसी में नंबर मिल जाते हैं, सामान्यतः लिख कर देते हैं वो। तो अब क्या है, थोड़ी सी अच्छी स्टडी करेंगे प्राइवेट वाले विद्यार्थी तो उनके भी अच्छे परसेंटेज बनने के चांस हैं। हाँ, लेकिन ऑब्जेक्टिव में अगर गलत होता है तो गलत 0 मार्क्स मिलते हैं, और सही होने पे पूरे अंक मिलते हैं।
ये जो एमए की कॉपी होती हैं बहुत ही सावधानी पूर्वक जांची जाती है, इसलिए इसमें कुछ भी लिख कर नहीं आना है। आपको जो पूछा गया है उसी प्रश्न का उत्तर लिखना है। उत्तर लिखने के तरीके पे मैं वीडियो बनाऊंगा, तो उसको जरूर रखिएगा। उत्तर लिखने के तरीके से भी आपको महत्वपूर्ण सफलता मिल सकती है। अब चलिए, ये संदर्भ है, इनमें से आप पढ़ सकते हैं। संदर्भ की आपकी आवश्यकता नहीं है, ये आप देख लीजिएगा। अब मैं चलता हूँ दूसरे प्रश्न पत्र पर। बरकतउल्ला विश्वविद्यालय के अंदर चतुर्थ सेमेस्टर में दूसरे प्रश्न पत्र है भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण यही होता है, जो भाषा विज्ञान का पेपर होता है ना, उसमें विद्यार्थी ज़्यादातर फेल होते हैं। इसलिए आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इसमें आप कुछ भी नहीं लिख कर आ सकते, जो पूछा गया है वही लिखना है। और एक प्रकार का ये थोड़ा सा साइंटिफिक सब्जेक्ट है। पहली इकाई में हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्राचीन आर्य भाषाएं, वैदिक, लौकिक, संस्कृत, उसकी विशेषताएं। उसके बाद मध्यकालीन आर्य भाषाओं में पाली आकृति, प्राकृत आती है। उसके बाद विभिन्न अपभ्रंश आती हैं, जिनमें सौर सैनी अपभ्रंश का अध्ययन करना है, अर्धमागधी का, और इनकी विशेषताएं। और इसके बाद आधुनिक भारतीय भाषाएं और उनका वर्गीकरण। इसके अंतर्गत आपकी आधुनिक भारतीय भाषाओं में ये पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी, ये जो दिया है इन्हीं पर आपको फोकस करना है। इनकी विशेषताएं लिखने को परीक्षा में आएंगी दोस्तों, इकाई में। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहें तो। फिर तीसरी इकाई पर चलते हैं। हिंदी का भाषिक स्वरूप, हिंदी की स्वनिम व्यवस्था, खंड खंडेतर हिंदी शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, समास सब इसी में आएंगे। रूप रचना, लिंग, वचन, कारक, हिंदी की संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया रूप, हिंदी वाक्य रचना, पदक्रम और अनविति। ये थोड़ा पूरा व्याकरण से संबंधित है, इसलिए इसको अच्छे से अध्ययन करना है। इसमें आप कुछ भी नहीं लिख सकते। अगर पूछा गया समास कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से उदाहरण सारे दीजिए, तो आपको आना चाहिए। आज में कुछ भी नहीं लिख सकते हैं आप। सर्वनाम, इसी तरह विशेषण के प्रकारों पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चौथी इकाई देखते हैं। हिंदी के विविध रूप, संपर्क भाषा, माध्यम भाषा, संचार भाषा, राज्य भाषा, राष्ट्रभाषा, ये सब आपको आना चाहिए। राज्य भाषा राष्ट्रभाषा में अंतर पूछा जाता है। राष्ट्रभाषा क्या होती है, राजभाषा क्या होती है, ये सब आपको आना चाहिए। हिंदी की संवैधानिक स्थिति में आपको जो आपका हमारा राजभाषा अधिनियम है उसका अध्ययन कर लीजिएगा। पूरी स्थिति है कि संविधान के किस अनुच्छेद में आपको हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। ऐसे भी प्रश्न आता है, ऑब्जेक्टिव में भी आ जाते हैं। पांचवी इकाई कंप्यूटर से रिलेटेड। हिंदी में कंप्यूटर की सुविधाएं, आंकड़ा संसाधन और शब्द संसाधन, वर्तनी शोधन, मशीनी अनुवाद, हिंदी भाषा शिक्षण, देवनागरी लिपि विशेषता और मानकीकरण। पैटर्न सेम है इसका, इसमें ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर से रिलेटेड इसमें आपका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, और लीप भाषा, और इसमें ज़्यादा जो है आता नहीं है, इसलिए आप एक क्वेश्चन लेकिन जरूर आएगा। ये आता है आपका आंकड़ा शब्द संसाधन और शब्द संसाधन, वर्ड प्रोसेसिंग क्या है, मशीनी अनुवाद का या हिंदी में अनुप्रयोग क्या है। हिंदी की जो आपको पता है एक नया सब्जेक्ट भी आया है भाषा प्रौद्योगिकी के नाम से, तो उससे रिलेटेड भी ये प्रश्न आएगा इसमें देवनागरी वाला भी आप अच्छे से कर लीजिएगा कि देवनागरी लिपि की विशेषताएं आती हैं। ये जरूर महत्वपूर्ण प्रश्न है। तीसरा प्रश्न पत्र देख लेते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि समय कम है और वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए तीसरा प्रश्न पत्र आपका हिंदी साहित्य का इतिहास। इसमें पहली इकाई में आपका आधुनिक काल आएगा, क्योंकि आपको आधुनिक पढ़ना है। आधुनिक काल की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, 1847 तक का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और पुनर्जागरण। साहित्य की दृष्टि से आपको देखना है भारतीय हिंदी युग के प्रमुख रचना, साहित्यकार, रचनाएं और साहित्यिक विशेषताएं। पहले पेपर में आपको क्या पढ़ना है, पहले पेपर में भी आपको ये चीज़ें आएंगी, जो था कि छायावाद तक की विशेषताएं। तो इसमें भारतीय हिंदी युग की आप इधर कर लेंगे और उधर भी आ जाए, तो भारतीय हिंदी युग उधर आपको पहले पेपर में भी काम आएगा और इधर भी काम आएगा। उसी तरह आपका ये पहले पेपर का हिस्सा जो था द्विवेदी युग, वहाँ संक्षिप्त में पढ़ना है, यहाँ डिटेल में पढ़ना है। यहाँ डिटेल में आप कर सकते हैं। द्विवेदी प्रमुख साहित्यकार, रचनाएं और साहित्यिक विशेषताएं। हिंदी स्वच्छंदतावादी चेतना का अग्रिम विकास। छायावादी काव्य क्या है, इसके प्रमुख रचनाकार है ना, प्रसाद पंत, निराला, महादेव वर्मा। यहाँ देखिए महादेव वर्मा आपको पढ़ना पड़ेंगे, सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको यहाँ क्यों पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये छायावाद की विशेषताएं पूछी जा रही हैं आपसे। ठीक है। तीसरी इकाई है उत्तर छायावाद की विविध प्रवृत्तियां। तो उत्तर छायावाद में आपका प्रगतिवाद आ जाएगा, प्रयोगवाद आ जाएगा और नई कविता आ जाएगा, है ना। अकविता भी है, लेकिन चूंकि इसमें सिलेबस में नहीं है, आपको ये तीनों चीज़ें पढ़ना है। प्रमुख साहित्यकार, इनकी प्रमुख रचनाएं आ जाएंगी, साहित्यिक विशेषताएं। प्रगतिवाद में आपकी प्रगतिवादी यहाँ आपको प्रगतिवादी रचनाकार में निराला भी पढ़ना पड़ेगा आपको। प्रगतिवादी रचनाएं क्या होती हैं, इसका उदय कैसे हुआ। प्रयोगवाद में आपको अज्ञे और उनके तार सप्तक के मंडल के कवियों को पढ़ना होगा, है ना। नई कविता में जगदीश गुप्त इत्यादि को पढ़ना होगा। तो तीसरी इकाई हो जाएगी। चौथी इकाई हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं हैं, आपको यहाँ गद्य पढ़ना पड़ेगा आपको। हिंदी कहानी का पूरा इतिहास, विकास क्रम, हिंदी उपन्यास और हिंदी नाटक और निबंध, इनको। इसके अलावा जो स्फुट जो आपको पढ़ा होगा, स्फुट गद्य, यानी गद्य की जो अन्य विधाएं हैं, इसमें संस्मरण, रेखा चित्र, जीवनी, आत्मकथा का, इनका पूरा हिंदी साहित्य में इनका विकास
और हिंदी आलोचना, उद्भव और विकास, स्त्री विमर्श और दलित विमर्श, इनमें परिचय। इन पर जरूर टिप्पणी और प्रश्न आते हैं। एक स्त्री विमर्श पर दलित विमर्श, इसको भी कर लीजिएगा। परीक्षा पैटर्न सेम रहेगा, 10 ऑब्जेक्टिव होंगे, 5 प्रश्न होंगे 3-3 नंबर के, और थोड़े से लॉन्ग आंसर होंगे, वो 5 प्रश्न होंगे, 12-12 अंक होंगे। इस प्रकार को 85 अंक होंगे। और ये आपके यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए है कि ये जो 3 नंबर का यहाँ पर है वो 5 का हो जाता है, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव 2 नंबर का हो जाता है। ये होता है प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं अंतिम जो विशेष कवि हैं। इसमें सबसे पहले दिया है तुलसीदास। तो तुलसीदास पे मैं अभी नहीं करा रहा हूँ, तो आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सिलेबस चेंज हुआ है इसलिए आपको करना जरूरी है। इसमें ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। देखिए ये जो कवि थे इसमें यहाँ पर थोड़ा चेंज हो सकता है, अदरवाइज इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, इसमें पहले का ही सिलेबस है। अब मैं चलता हूँ सीधे आपको सूरदास के विषय में बता देता हूँ। मथुरा गमन से अंत तक की व्याख्या, सूरसागर सार, ये इनके डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा द्वारा संपादित रचना है, उसी के अंश लिए गए हैं। इसमें मथुरा गमन से अंत तक की रचना ऐसे, क्योंकि देखिए मथुरा गमन के पहले तक की रचनाएं आपके 3rd सेमेस्टर में आपने सूरदास के पेपर में पढ़ ली हैं। अब मथुरा जब चले जाते हैं कृष्ण भगवान, उसके बाद तक की रचना यहाँ पर मिलेगी आपको 4th सेमेस्टर में। दूसरी काव्य भक्ति काल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, विविध काव्य धाराएं, कृष्ण भक्ति काव्य का परिचय एवं आपका प्रवृत्तियां और अष्टछाप के कवि आ गए। क्लियर। चौथी इकाई आपकी सूरदास एवं उनके काव्य पर आलोचनात्मक प्रश्न, और लघुत्तरीय प्रश्न में आपको चतुर्भुजदास पढ़ना है 4थे सेमेस्टर में, नंददास पढ़ना है, और रसखान और मीरा पढ़ना है। तो याद रखिएगा रसखान भी इसमें है। तो यहाँ पर इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस सिलेबस का। तो यहाँ पर देखिए आपके सभी जो है पैटर्न वही है, और आपका जो सिलेबस चेंज हुआ है ये सत्र 2022-23 से लागू है। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के अंतर्गत MA हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए है। और यहाँ पर मैं अपने जो है वीडियो को विराम देता हूँ, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए आप अध्ययन करिएगा। इससे रिलेटेड अगर कोई हो तो कमेंट बॉक्स में सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। और कोई पेपर के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है, उत्तर कैसे लिखना है, इसके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।